हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल दक्ष एकेडमी हमीरपुर में। तो आज काफ़ी समय के बाद हम लोग आज फिर से अपने उस सीरीज को कवर करते हैं, क्लास 10th की पोइट्री की सीरीज को। आज हम लोग बात करेंगे आपकी क्लास 10th की पहली पोएम की, जो आप कक्षा 10 में पहली पोएम पढ़ते हो। उस पहली पोएम का नाम बेटा डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो नाम की एक पोएम है, जिसको अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं बता दो कि एक पोएट है जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट नाम के कवि हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा है। अब बात आती है कि पोएम का नाम डस्ट ऑफ स्नो क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बर्फ के पार्टिकल। अब बात आती है इस पोएम की कि डस्ट ऑफ स्नो इस पोएम का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि जो पोएट होते हैं उन पोएट के ऊपर एकदम से जब वो रास्ते पे जा रहे होते हैं तो पेड़ से कुछ बर्फ गिर जाती है, और वो जो बर्फ होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है, छोटे छोटे कणों के रूप में होती है। वैसे आप अपने घरों में देखोगे तो आपके घरों में फ्रीजर होता है, वहां पे बर्फ एकदम सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन जब आप कभी स्नोफॉल को देखो, लाइव स्नोफॉल को देखो, तो वहां पर छोटे छोटे रेशों के रूप में बर्फ गिरती है, और वो जब बर्फ गिरते गिरते इकट्ठा हो जाती है तो एक मजबूत लेयर बन जाती है, मजबूत परत बन जाती है। तो वही है कि पोएट के ऊपर वो बर्फ के कण गिरते हैं, पोएट का मन बदल जाता है, और उस मन बदलने से पूरी कविता बनाई आई है। अच्छा, दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं कि इस पोएम को रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है, और रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन पोएट है, अमेरिकन पोएट है। और दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, ये नेचुरल पोएट भी हैं, क्योंकि ये हमेशा प्रकृति के बारे में लिखते हैं, नेचुरल चीजों के बारे में लिखते हैं। तो जब आप कभी इसका सेंटर आइडिया लिखोगे तो वहां पर आपको अबाउट द पोएम और अबाउट द पोएट में ये लिखने में आसानी रहेगी कि रॉबर्ट फ्रोस्ट वाज अ फेमस नेचुरल अमेरिकन पोएट, कि रॉबर्ट फ्रोस्ट एक प्रसिद्ध अमेरिका के रहने वाले कवि है। अब हम लोग इस कविता में चलने से पहले आपको एक बात और बता दें कि रॉबर्ट फ्रोस्ट की पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से ये पोएम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आती है और आएगी भी। आपने कक्षा 9 में जस्ट पढ़ के आए होंगे आप पिछले साल, एक पोएम थी जिसका नाम था रोड नॉट टेकन। उस पोएम को भी रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा था। अभी 11th में जाओगे तो वहां पर आपको पोएम मिलेगी, क्लास 12 में जाओगे वहां पर भी पोएम मिलेगी। क्लास 12 में एक पोएम है रोड साइड स्टैंड, उस पोएम को भी रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है। आपके क्लास 10th में ही 2 पोएम है, फायर एंड आइस पोएम है, उसको भी रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अच्छे पोएट माने जाते हैं, इनकी पोएम बहुत सारी अच्छी मानी जाती हैं, तो आपको इनकी पोएम को जरूर पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं पोएम की तरफ, बात करते हैं इस पोएम के बारे में। अगर छोटी सी मैं आपको एक जानकारी दे दूं, ये जो पोएम है ये सिर्फ 8 लाइन की कविता है। तुमने इसको यहाँ पे बताया कि ये सिंपल पोएम है, और दूसरा एक शॉर्ट पोएम भी है। अगर मैं एक बात और आपको बताऊं कि जो सिंपल पोएम होती है, जो 8 लाइन की पोएम होती है, उस पोएम में आपको लगभग कई बार क्या बोलेगा, आपसे राइमिंग स्कीम छाटने को बोलेगा कि आपको इस पर राइमिंग स्कीम निकालनी है। तो राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं वो भी आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से राइमिंग स्कीम निकालोगे। खैर, आपने पढ़ा कि एक सिंपल पोएम है, शॉर्ट पोएम है। इस पोएम को कंपोजिट किया है सर रॉबर्ट फ्रोस्ट ने, जो एक अमेरिका के कवि है और एक नेचुरल कवि है। आपको इन सारी चीजों का जरूरत पड़ेगा जब आप सेंट्रल आइडिया लिखोगे। मैं आपको यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा सेंट्रल आइडिया बताऊंगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आपको वो सेंट्रल आइडिया बताया जाएगा। उस तरह का सेंट्रल आइडिया आपने कभी ना तो कभी लिखा होगा, और ना ही आप मेरे अलावा किसी से पढ़ पाओगे। तो ध्यान देना, आपको सेंट्रल आइडिया अगर पढ़ना हो तो आप लगातार वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं इस पोएम को। इस पोएम में जो शुरुआत का पहला स्टैंजा वो क्या बताता है, लिखा है द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पर एक पेड़ का नाम लिया गया, उस पेड़ का नाम होता है धतूरे का पेड़, हेमलॉक ट्री। यहाँ पर एक वर्ड आया शूक, शूक का मतलब होता है हिलाना। जरा समझते हैं इस पोएम को। द वे आ क्रो, यानी उस रास्ते पर एक कौवा था, शूक डाउन ऑन मी, जिसने हिला करके नीचे गिरा दिया। वैसे तो शेक का मतलब होता है हिलाना, शेक की सेकंड फॉर्म लिखिए शूक, उसने हिला करके नीचे गिरा दिया द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से। यानी रास्ते पर पोइट जा रहे थे और उस पोइट के ऊपर एक कौवे ने धतूरे के पेड़ से बर्फ को हिला करके उसके ऊपर गिरा दिया। अब यहां से उसका मन बदल जाता है। अब सपोज करो आप रास्ते पे जाओ, कोई गाड़ी वाला आपके ऊपर कीचड़ उछाल दो, तो आपका वहां से मन खराब हो जाएगा, आप घर वापस आओगे, गाली दोगे सवारी वाले को, और वापस से फिर अपने काम को जाओ अथवा ना जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर क्या, जब उस पोइट के ऊपर ये सारी चीजें गिरती हैं, तो पोइट पहले उदास थे, लेकिन यहां से उनका मन पूरी तरीके से बदल जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी उस पोइट के हृदय में, उस पोइट के मन में एक परिवर्तन उठाता है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और वो अपने दिन के कुछ हिस्से को बर्बाद होने से, नष्ट होने से
बचा लेता है। यानी जब उसके ऊपर ये 4 लाइनों को बताया जाता है कि जब उसके ऊपर ये घटना घटित होती है तो उसका परिणाम ये होता है कि अपने दिन के कुछ हिस्से को बचा लेता है, दिन के कुछ हिस्से को बर्बाद नहीं होने देता। तो आई होप आपको इस वीडियो में इस पोयम का अर्थ समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अभी हम लोग इस पोयम में और एक चीज सीखेंगे कि आपको यहाँ पर राइमिंग स्कीम निकालनी है कि आप किस तरीके से राइम स्कीम निकालोगे। इसकी राइम स्कीम निकालने के लिए आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं। आप देखो, ये वर्ड है आपका क्रो, ये वर्ड है आपका स्लो, ये वर्ड है आपका मी, ये वर्ड है आपका ट्री। ये दोनों और ये दोनों आपस में एक जैसा सेम अर्थ दे रहे हैं, एक जैसा उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है हर्ट, यहाँ पे लिखा है पार्ट, यहाँ पे लिखा है मूड, यहाँ पे लिखा है रूट। ये दोनों भी एक दूसरे से एक जैसा सेम अर्थ दे रहे हैं। तो आप इसको ए नाम दे दीजिए, इसको भी ए नाम दे दीजिए, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। आप इसको बी नाम दे दीजिए, इसको भी आप बी नाम दे दीजिए। अब आपसे पूछेगा कि पहले स्टैंजा में राइमिंग स्कीम लिखो, तो आपको लिखना है ए बी, मतलब ए ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो आपने दोनों को सेम वर्ड दे दिया, ए बी। अब आप चाहो तो इसको भी ए बी बोल सकते हो, लेकिन आप लगातार एक ही पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो आप इसको थोड़ा सा बदल दो, आप इसको सी दे दो। अब ये सी है तो इसका राइमिंग ये भी सी हो जाएगा, अब ये डी है तो इसका राइमिंग ये भी डी हो जाएगा। अब इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनेगी, सी डी। तो ध्यान देना, राइमिंग स्कीम इस तरीके से निकालते हैं। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले तो क्या करें, आप 4 लाइन की पोयम याद कर लीजिए। 4 लाइन की पोयम याद करने के बाद आप इस पूरे इंट्रो को याद कर लीजिए, और इंट्रो को याद करने के बाद आप राइमिंग स्कीम निकालना सीखिए। अगले वीडियो में आपको सेंट्रल आइडिया के बारे में बताऊंगा, और वो सेंट्रल आइडिया आपने आज तक यूट्यूब के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। पहली बार हमारे द्वारा उस सेंट्रल आइडिया को आपको यहाँ पर बताया जाएगा।